Hey everyone, this is Chandni Dinani welcoming you to Magnate Brains, and in today's video we are going to discuss the explanation of the second part of this chapter that is titled as The Treasure Within. तो हम इसके फर्स्ट पार्ट का एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन द प्रीवियस वीडियो, जहां हमने देखा है कि एग्जैक्टली ये जो चैप्टर है द ट्रेजर विदिन, ये एक इंटरव्यू है, एक कॉन्वर्जेशन है बिटवीन टू पीपल. वन इज मिस बेला राज जो कि इंटरव्यू कंडक्ट कर रही हैं, एंड नंबर 2 इज हफीज कॉन्ट्रैक्टर जिनका इंटरव्यू हो रहा है. नाउ व्हाई द चैप्टर इज टाइटल्ड द ट्रेजर विदिन वो तो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट, बट येस ये जरूर पता चल गया है हमें कि हम जिसकी बात कर रहे हैं इस चैप्टर में दैट इज हफीज कॉन्ट्रैक्टर, वो अपने स्कूल डेज में एकेडमिक्स में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे. ही वॉज ओनली इंटरेस्टेड इन प्लेइंग प्रैंक्स, स्पोर्ट्स, देन गैंग्स बनाना, उसका लीडर बनना, देन क्रिकेट वगैरह खेलना, बाहर जाके कोई भी मस्ती मजाक करना, ये सब चीज़ें, डिस्ट्रैक्शंस करना, कॉज ये सब चीज़ें उनको पसंद थी. पढ़ाई बिल्कुल भी पसंद नहीं थी. बट ये जैसे तैसे वो कॉपी वगैरह करके पास हो जाते थे, या वो क्वेश्चन पेपर की जुगाड़ कर लेते थे, उसको पढ़ के चले जाते थे. और उनकी बुक्स इतनी ब्रांड न्यू होती थी कि बच्चे बुक करते थे उनकी बुक्स को अगले साल के लिए, बिकॉज कुछ भी ऐसा नहीं होता था कि पुरानी बुक दो या यूज्ड बुक्स हो. ऐसा होता था कि बिल्कुल ब्रांड न्यू बुक्स हैं, बिकॉज वो एग्जाम के एक दिन पहले हार्डली बुक को ओपन करते थे. बट येस ऐसा नहीं था कि हमेशा से ऐसी वो थे. फर्स्ट एंड सेकंड स्टैंडर्ड में तो वो अच्छे पढ़ते थे, बट थर्ड स्टैंडर्ड से पता नहीं क्या हुआ, उनका पढ़ाई से बिल्कुल ही मन हट गया एंड ही वॉज नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन अकेडमिक्स. बट वन डे उनके प्रिंसिपल जो हैं वो उनको समझाते हैं कि देखो 11th स्टैंडर्ड तक सब कुछ ठीक था, मैंने पूरी कोशिश की तुम पास हो जाओ, तुम्हारा ध्यान रखा इन द स्कूल, बट येस अब नेक्स्ट ईयर आपका 12th होगा, SSC होगा, तो उसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तुम्हें अब पढ़ाई करना स्टार्ट कर देना चाहिए. बिकॉज ऑब्वियसली बोर्ड्स होते हैं, उसमें किसी भी टीचर का कोई भी रोल प्ले नहीं हो पाता है. इट्स जस्ट दी अदर टीचर जिनको आप जानते भी नहीं हो, जो आपकी कॉपीज चेक करते हैं, एग्जामिनर्स. तो उसमें फिर आपको वही मार्क्स मिलते हैं जो आप सच में लिखते हो. सो देन ही रियलाइज्ड वो सारी चीज़ें जब उन्होंने उनको समझाया कि तुम्हारी मॉम इतनी मेहनत करती हैं, तुम्हारे लिए हर साल पूरी फीस टाइम पे करती हैं, बट तुम सिर्फ खेलते हो, तुम्हारा ध्यान पढ़ाई में नहीं है, तब जाके इनको समझ आता है कि हाँ गलती मेरी है, मुझे पढ़ाई करनी चाहिए. देन दैट ईयर जो भी उनका 12th स्टैंडर्ड का था, तब उन्होंने सिर्फ प्रेयर्स की, खाना खाया और पढ़ाई की, बस यही चीज़ें की. वो बिल्कुल भी खेलने नहीं गए, बल्कि उनको खेलना बहुत पसंद था. एंड ही स्कोर 50% इन हिज 12th स्टैंडर्ड, जो कि बहुत अच्छा स्कोर है फॉर अ स्टूडेंट जो कि बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता था. एंड उनके टीचर ने भी उनको बोला कि ऐसा सोचो जैसे तुम्हारे डिस्टिंक्शन आई हो 12th स्टैंडर्ड में. एंड दिस इज हाउ उनको एक इम्पैक्ट पड़ा उन पे, उन्होंने पढ़ाई स्टार्ट की बिकॉज ऑफ द वर्ड्स ऑफ द टीचर, एंड ही स्कोर 50%. दैट्स अ वेरी गुड वन. बट येस उनको बहुत ज़्यादा डांट पड़ती थी, उनको मार भी पड़ती थी, टीचर्स की छड़ी वड़ी भी खाते थे वो, बट उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था बिकॉज उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ खेलने में होता था. तो जब उनको कोई मार भी पड़ती थी, उनको दर्द होता था, वो थोड़ी देर के लिए उनको पता रहता था, फिर वो भूल जाते थे क्योंकि उनको सिर्फ ये याद रहता था कि भाई मुझे खेलने जाना है. तो ओवरऑल अभी तक हमको ये पता है कि एग्जैक्टली उनके स्कूल डेज कैसे थे, उनकी मेमोरीज क्या थी, क्या उनका एक्सपीरियंस रहा है, एंड ऑल्सो वो रियलिटी में क्या है, उनका प्रोफाइल भी हमने डिस्कस किया था इन द फर्स्ट हाफ. अब हम देखते हैं फर्दर जो क्वेश्चंस पूछेंगी मिस बेला राज, उसके आंसर्स क्या हैं, एग्जैक्टली वो आर्किटेक्चर में कैसे एंटर हुए, कैसे वो इतने बड़े पर्सन बने, ये सारी चीजें हम देखेंगे इन दिस वीडियो. ऑलराइट, सो बिफोर वी बिगिन विद द सेकंड पार्ट, हमें कुछ पॉइंटर्स दिए हुए हैं जो कि ओवरऑल समराइज करते हैं आपके इस हाफ ऑफ द चैप्टर को. सो लेट्स जस्ट गो थ्रू इट सो दैट हमें पता चले कि एग्जैक्टली हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, एंड देन इन डिटेल हम इसको डिस्कस करेंगे. So he stumbled on architecture because he knew little French and less German. Stumbled on का मतलब होता है got into by chance, यानी किसी चीज़ में गलती से आ जाना. तो यहाँ लिखा है कि उनको जो है फ्रेंच लैंग्वेज थोड़ी बहुत आती थी, और जर्मन जो है उससे कम आती थी समझ उनको लैंग्वेज, बट थोड़ी बहुत आती थी उनको, और वो गलती से आर्किटेक्चर में चले गए. He was offbeat even in the pranks that he played on others. Offbeat का मतलब unusual और unconventional, यानी अलग ही. जैसे मतलब pranks होते हैं कुछ तो कुछ digestible होते हैं, but इनके pranks कुछ अलग ही होते थे. And he was offbeat even in whatever pranks he was playing, and also what he played on others. Obviously pranks दूसरों पे ही किए जाते हैं. When he found his calling, there was no looking back. Calling का मतलब होता है work or vocation of his choice. यानी जब उनको उनका काम पता चल गया, जब उन्हें पता चला कि exactly वो क्या फील्ड है जिसमें इन्हें होना चाहिए, उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं. ही जस्ट वेंट ऑन वर्किंग वेरी हार्ड इन इट, एंड येस वो आज बहुत वेल नोन पर्सन है. ही इज वन ऑफ द लीडिंग आर्किटेक्ट्स इन द इंडिया, क्लियर, इन इंडिया, सॉरी द इंडिया नहीं, इन इंडिया. सो येस ही इज अ वेरी फेमस पर्सन, एंड ही डिड वर्क अ लॉट व्हेन ही गेट टू नो अबाउट कि एग्जैक्टली वो किस चीज को बिलोंग करते हैं, कौन सी वो फील्ड है जो इनके लिए बनी है. डन. तो ओवरऑल ये सब चीजें हमें पता चलेंगी, बट इनको बहुत डिटेल में हम जानेंगे जैसे ही हम इंटरव्यू के क्वेश्चंस और आगे देखेंगे.
सो द इंटरव्यू कंटिन्यूज एंड मिस बेला राज नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हैं, हाउ डिड यू गेट इनटू द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर, जो हम भी जानना चाहते हैं। फिर ऐसा क्या हुआ कि आप आर्किटेक्चर की फील्ड में एंटर हुए, कैसे एंटर हुए, इन सब के बारे में बताइए। He answered, in the college for architecture, nobody had got below 80 to 85% was allowed to enter. वो बोलते हैं कि जो भी आर्किटेक्चर के कॉलेज थे, अगर आपको इसमें एडमिशन चाहिए तो वही स्टूडेंट अलाउड था जिसके एसएससी में 80 to 85% हो, जो कट ऑफ कहलाता है। तो इतना कट ऑफ था, और अगर किसी के 80% से कम है तो फिर उसको एंट्री नहीं मिलती थी। और इनके कितने थे? 50%, फिर भी एंट्री मिल गई। कैसे भाई? लेट्स रीड। आई हैड ओनली 50%, बट मेरे 50% थे, तो भाई मुझे एंट्री बिल्कुल भी नहीं मिल सकती थी। आई वॉन्टेड टू ज्वाइन द आर्मी, आई गॉट माई एडमिशन लेटर बट माई आंट टोर इट अप, देन आई डिसाइडेड दैट आई वॉन्टेड टू ज्वाइन द पुलिस फोर्स। वो बोलते हैं फिर मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहता था। मैं इवन जो एडमिशन लेटर होता है वो भी लेकर आया घर में कि मैं उसको फिल करके रख दूंगा, देन आई विल गो एंड ज्वाइन आर्मी। बट उनकी जो आंट थी उन्होंने वो लेटर फाड़ के फेंक दिया। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि मैं पुलिस फोर्स ज्वाइन करूंगा, मैं एक पुलिस ऑफिसर बनूंगा। अब ऐसे ही होता है ना, देखो अब जो 12th के परसेंटेज है उस पर बेस्ड कॉलेजेस नहीं मिलते, तो हम क्या करते हैं, वो छोटी छोटी चीजें ढूंढते हैं कि अच्छा ठीक है, जहाँ परसेंटेज का जरूरत नहीं होगा मैं ये बन जाता हूँ, मैं वो बन जाता हूँ। बिकॉज हार्डली इट मैटर्ड फॉर हिम, बिकॉज ही वॉज जस्ट अकेडमिकली वैसे भी वो इंटरेस्टेड नहीं थे, बट देन ऑब्वियसली एक फ्यूचर तो चाहिए। तो वो आर्मी का डिसाइड करते हैं, तो उनकी आंट वो लेटर फाड़ देती हैं। देन वो डिसाइड करते हैं कि मैं पुलिस ऑफिसर बन जाता हूँ, मैं पुलिस में एडमिशन ले लूंगा। My mother said don't join the police force, just do your graduation. बट उनकी मॉम ने उसके लिए भी मना कर दिया कि कोई ज़रूरत नहीं है पुलिस फोर्स वगैरह ज्वाइन करने की, सीधे सीधे अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करो, दैट्स इट। ऐसा बहुत होता है राइट। जैसे अगर 12th स्टैंडर्ड में कोई बच्चा बोलता है, आजकल जैसे बहुत कुछ चल गया है, जैसे मुझे कंटेंट क्रिएटर बनना है, मुझे इन्फ्लुएंसर बनना है, मैं ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ, तो मम्मी पापा ज़्यादातर क्या बोलते हैं, भाई ग्रेजुएशन करो पहले, बहुत ज़रूरी है डिग्री होना हाथ में, राइट। तो ये एक कॉमन फंडा होता ही है। तो उनकी मॉम का भी यही था कि भाई ग्रेजुएशन करो, दैट्स इट, कोई ज़रूरत नहीं पुलिस फोर्स ज्वाइन करने की। सो आई वेंट टू जय हिंद कॉलेज इन बॉम्बे। तो वो कहाँ गए? वो बॉम्बे में उन्होंने जय हिंद कॉलेज में एडमिशन ले लिया। वो दैट अ जनरल डिग्री, दैट इज अ ग्रेजुएशन डिग्री। देयर आई वाज टू ईदर टेक फ्रेंच और जर्मन। फिर उनके पास वहाँ पे दो ऑप्शंस थे, या तो वो फ्रेंच में डिग्री हासिल कर लें या फिर वो जर्मन ले लें। दो आई हैड स्टडीड फ्रेंच फॉर 7 years, आई डिड नॉट नो 7 words ऑफ फ्रेंच। वो बोलते हैं भले ही मैंने फ्रेंच जो है वो 7 साल के लिए पढ़ी है, बट मुझे उसके 7 वर्ड्स भी नहीं पता। यानी 7 साल के लिए पढ़ी है तो एटलीस्ट एक एक वर्ड एक साल में कुछ तो याद रहा होगा, बट मुझे 7 words भी फ्रेंच लैंग्वेज के नहीं आते थे। सो आई टुक जर्मन, इसीलिए मैंने जर्मन ले लिया, बिकॉज फ्रेंच मुझे थोड़ी बहुत भी नहीं आती थी, तो चलो ठीक है मैंने जर्मन ले लिया, क्योंकि मेरे पास यही दो ऑप्शंस थे। देन माई जर्मन टीचर डाइड, द कॉलेज टोल्ड मी दैट आई कुड चेंज द कॉलेज और टेक फ्रेंच, एंड अनफॉर्चुनेटली उनकी जो जर्मन टीचर थे, दैट पर्सन डाइड एंड दैट पर्सन वॉज नो मोर, इसीलिए कोई जर्मन क्लास लेने के लिए था ही नहीं। तो उनके स्कूल ने बोला या तो देखो आप फ्रेंच ले लो या फिर स्कूल कॉलेज ही चेंज कर लो, या आपके ऊपर है आपको क्या डिसीजन लेना है। Now who would give me admission in another college? I had got admission to Jai Hind by influence. और उन्होंने ये सोचा कि अब मुझे दूसरे कॉलेज में एडमिशन कैसे मिलेगा, क्योंकि फ्रेंच तो वो ले नहीं सकते थे, आती नहीं थी, तो पढ़ते कैसे आगे जाके, राइट। तो एक तरीके से वो अपना डिस्ट्रॉय करते फ्यूचर। तो उनके दिमाग में यही चल रहा था कि मुझे अब एडमिशन कैसे मिलेगा दूसरे कॉलेज में, बिकॉज इस कॉलेज में भी उनको इन्फ्लुएंस से, सोर्स से एडमिशन मिला था। एन इंपॉर्टेंट पर्सन रिकमेंडेड हिम फॉर एडमिशन, यूज्ड हिज इन्फ्लुएंस टू गेट हिम एडमिटेड। बहुत बार ऐसा होता है राइट। इसकी वजह से क्या होता है, बहुत से अच्छे लोगों की जो बोल सकते हैं डिजर्विंग होते हैं, उनकी सीट्स छिन जाती है, तो बहुत गलत चीज़ है, नहीं करना चाहिए। तो पर इनका ऐसा था कि इनको वैसे भी कहीं एडमिशन नहीं मिल रहा था बिकॉज ऑफ अ वेरी लो परसेंटेज, एंड दैट्स वाई उनको किसी इन्फ्लुएंस के थ्रू, किसी की पहचान के थ्रू एडमिशन मिला था। सो आई थॉट ओके आई विल टेक फ्रेंच, बट अब क्या करते, अब कॉलेज में एडमिशन ही नहीं मिलता, तो उन्होंने सोचा चलो ठीक है मैं फ्रेंच ही ले लेता हूँ, आती तो है नहीं बट यही एक ऑप्शन बचता है, तो उन्होंने फ्रेंच ले लिया। एंड आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रेंच अगेन एंड अगेन, उन्होंने स्टार्ट कर दिया फ्रेंच सीखना। आई लर्न इट फ्रॉम माई कजिन, शी वॉज एन आर्किटेक्ट्स वाइफ, आई वॉज गोइंग टू एन आर्किटेक्ट्स ऑफिस टू लर्न फ्रेंच। तो वो जो है फ्रेंच पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, बट ऑब्वियसली बेसिक्स ही क्लियर नहीं है तो वो करना पड़ेगा। तो वो फ्रेंच किससे सीखने लगे, अपने कजिन से। और वो कौन थी, शी वॉज एन आर्किटेक्ट्स वाइफ। तो इनके कजिन के जो हस्बैंड थे वो एक आर्किटेक्ट थे, तो ये एक आर्किटेक्ट के ऑफिस में जाते थे फ्रेंच सीखने। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं था कि आर्किटेक्ट में इनका कोई इंटरेस्ट वगैरह डेवलप हो गया था या वो इसीलिए जाने लगे थे। रीजन क्या था, फ्रेंच सीखना। कहाँ गए, आर्किटेक्ट के ऑफिस में, जहाँ ये अपने कजिन से फ्रेंच सीखते थे। क्लियर, ऑल राइट। Then she asked, was it then that you decided you wanted to do architecture? तो वो बोलती क्या तभी ऐसा कुछ हुआ कि तुमने डिसाइड किया कि तुम्हें आर्किटेक्चर करना चाहिए। मे बी तुम ऑफिस में गए, तुमने देखा कि आर्किटेक्चर में क्या चीज़ें होती हैं, यही है यू नो द थिंग मेड फॉर मी। क्या तभी तुमने डिसीजन लिया कि मुझे आर्किटेक्चर ज्वाइन करना चाहिए?
Then he answered, actually it all happened quite by chance. In the architect's office, I saw somebody drawing a window detail. तो वो बोलते हैं बस ऐसे ही हो गया बाय चांस, ऐसा कुछ नहीं था कि मैंने पहले डिसाइड किया या मैंने खुद ही विलिंगली ये डिसीजन लिया, बस ये हो गया। जैसे इनका ये कॉलेज में एडमिशन लेना, जर्मन की क्लासेस का ज्वाइन करना, टीचर जो है अनफॉर्चुनेटली डाइड, उसकी वजह से फिर फ्रेंच ले लेना जो वो नहीं लेना चाहते थे, और फ्रेंच सीखने के लिए कज़न से सीखनी पड़ी, और कज़न क्या निकली भाई, आर्किटेक्ट की वाइफ, एंड देन वो आर्किटेक्ट के ऑफिस में जा रहे हैं सीखने। तो ये हर एक चीज़ इत्तेफाक हो रही थी, इट वॉज नॉट समथिंग जो कि प्लान्ड था, राइट। तो ये सब चीज़ें खुद ही हो रही थी, और आर्किटेक्चर में आना भी बाय चांस है, ऐसा वो कहते हैं। तो क्या हुआ, एक दिन इसी ऑफिस में जब वो फ्रेंच सीखने गए थे एज यूजुअल, उन्होंने देखा कि कोई एक विंडो की डिटेल ड्रॉ कर रहा है। अ विंडो डिटेल इज अ वेरी एडवांस्ड ड्राइंग, और ये बहुत डिफिकल्ट ड्राइंग होती है। तो खिड़की बनानी किसी भी जगह पे, तो एक पहले ड्राइंग बनानी पड़ती है कि लेआउट, एक मेजरमेंट, तभी तो वो बिल्डिंग स्टार्ट होती है बनना। तो वो पर्सन जो है विंडो की डिटेल ड्रॉ कर रहा था, विच इज अ वेरी एडवांस, विच इज अ वेरी डिफिकल्ट वन। आई टोल्ड हिम दैट हिज ड्राइंग वॉज रॉन्ग, और इन्होंने उनको बताया कि नहीं, तुम्हारी ड्राइंग जो है वो गलत है। किसने? ये जो हफीज कॉन्ट्रैक्टर है, उन्होंने उस पर्सन को बोला कि तुम जो ड्राइंग बना रहे हो वो गलत है। दैट द विंडो ही हैड ड्रॉन वुड नॉट ओपन, कि तुमने जो ड्राइंग बनाई है, अगर वो तुम विंडो बना भी लोगे रियल लाइफ में तो खुलेगी नहीं, यानी तुमने गलत ड्राइंग बनाई है। He then had a bet with me and later he found that indeed his drawing was wrong. और उस पर्सन ने इससे शर्त लगाई हफीज कॉन्ट्रैक्टर से कि कुछ भी बोल रहे हो, देखना मेरी विंडो बहुत अच्छी बनेगी, खुल जाएगी एंड ऑल, चलो शर्त लगाते हैं। फाइनली क्या हुआ, जब वो विंडो बनी तो उनको पता चला कि नहीं, उनकी जो ड्राइंग है वो सच में गलत थी, यानी हफीज कॉन्ट्रैक्टर हैड अ राइट एनालिसिस डन एंड ही व्हाटएवर ही वाज टेलिंग दैट पर्सन कि तुम्हारी जो विंडो डिटेल है वो गलत है, यस इंडीड इट वाज रॉन्ग। माई कजन्स हस्बैंड वॉज सरप्राइज्ड, और ये देखकर इनकी जो कजन जिनसे फ्रेंच सीखने जाते थे, उनके जो हस्बैंड जो कि क्या थे, एक आर्किटेक्ट, वो बहुत सरप्राइज्ड हो गए देखकर कि इसको कैसे पता, ये तो है भी नहीं इस फील्ड में, फिर भी इसको पता है कि ये ड्राइंग जो है वो गलत है। ही आस्क्ड मी टू ड्रॉ फ्यू स्पेसिफिक थिंग्स विच आई इमीडिएटली डिड, एंड देन ये शौक थे तो इन्होंने बोला चलो मुझे कुछ चीजें मैं बोलते जा रहा हूँ ड्रॉ करके बताओ। तो इन्होंने बोला और ये बनाते गए, उसी वक्त इन्होंने वो ड्राइंग्स बना दी। He asked me to design a house and I designed a house. उन्होंने बोला इनको कि चलो एक घर डिजाइन करके दो मुझे, तो मैंने वो डिजाइन भी कर दिया, यानी वो ड्राइंग भी बना दी। आफ्टर दैट ही टोल्ड मी टू ड्रॉप एवरीथिंग एंड जॉइन आर्किटेक्चर। उसके बाद वो जो कजिन के हस्बैंड थे, उन्होंने इनको बोला ये चीज़ कि सारी चीज़ें छोड़ दो, सीधे सीधे आर्किटेक्चर ज्वाइन कर लो, बिकॉज तुम उसी के लिए बने हो। वी वेंट टू मीट द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, बट येस ही कुड नॉट डू इट बिकॉज 80 to 85% चाहिए था भाई, और 50% पे एडमिशन नहीं मिलता। बट इसके बाद जब उनके कजिन के हस्बैंड ने देखा कि इसमें है वो बात, कैपेबिलिटी है, पोटेंशियल है, तब इन्होंने उसको बोला कि सब छोड़ के आर्किटेक्चर ज्वाइन कर लो। और फिर ये प्रिंसिपल के पास गए मिलने, ताकि क्या पता कुछ हो जाए, वो समझ पाए कि भाई पर्सन में टैलेंट है, उससे कुछ नहीं होता है जो मार्कशीट है, और एक बार चांस दे दीजिए, मे बी वो बहुत ज़्यादा एक्सेल करे आगे। The principal warned me, I will allow you to take part in the entrance exams, but if you do not do well, I will not allow you to join. तो एक कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन टाइप कुछ होता होगा कि जो बच्चे शॉर्टलिस्ट भी हुए हैं उनका फिर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एक एंट्रेंस एग्जाम होगा, फिर आपको एडमिशन मिलेगा। जैसे हमारे यहाँ कॉम्पिटिटिव होते हैं, राइट, 12th के बाद भी आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना पड़ता है, वेदर इट्स नीट, IIT, JEE, एंड देन फिर आपको उस पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन मिलता है। सिमिलरली प्रिंसिपल ने बोला कि देखो ठीक है, मैं तुम्हें एंट्रेंस देने के लिए परमिशन दे रही हूँ, बट जैसे ही अगर एग्जामिनेशन में तुम अच्छा नहीं करोगे, मैं तुम्हें एडमिशन नहीं दूंगी। I got an A+ in the entrance exam and from that day it was a cakewalk। तो वो बोलते हैं उस एंट्रेंस एग्जाम में इनके A+ आए भाई, लाइफ में जिंदगी में कभी नहीं आए इनके, बट यस यही वो चीज़ थी जो उनको बहुत अच्छे से आती थी। ही वॉज गुड इन ड्राइंग्स, ठीक है, और दैट्स वाई ही स्कोर्ड A+, लाइक द हाईएस्ट ग्रेड इन हिज एंट्रेंस एग्जाम। एंड उसके बाद सारी चीज़ें बहुत ईजी पीजी हो गई थी। केक वॉक का मतलब होता है स्मूथ राइड, समथिंग ईजी टू अचीव, यानी बहुत ईजी, बहुत स्मूथ, जिसमें कोई भी ऑब्स्टिकल्स ना हो। आई हैड नेवर मेड अ प्लान बट आई न्यू हाउ समथिंग लुक लाइक फ्रॉम द टॉप। बोलते मैंने कभी कोई प्लान नहीं बनाया था कि जैसे मैंने सीखा हो हर एक चीज़, बट मुझे पता था कि चीज़ ऊपर से कैसी दिखती है। ऑब्जर्वेंट बहुत अच्छे थे वो, बहुत अच्छे ऑब्जर्वर थे, सॉरी, ही यूज्ड टू ऑब्जर्व अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड दैट्स व्हाई ही न्यू कि चीज़ें कैसी बननी चाहिए। एंड वो चीज़ इनके कजिन के हस्बैंड ने देख ली थी कि ही हैज़ दैट पोटेंशियल और उसको आर्किटेक्चर में जाना चाहिए। देन I had never known what a section was, but I knew if you cut a plan what it would look like. उनको कुछ नहीं पता था कि ये जो टर्म्स होते हैं, प्लान, सेक्शन, ये सब चीज़ें उनको कुछ नहीं पता थी, बट येस उनको ये पता था कि जब ये बन जाएगा या इसको कट करके जब निकालो तो कैसा दिखेगा वो। तो उनको फाइनल चीज़ें पता थी, उनको ये टर्म्स नहीं पता थे, बट एग्जैक्टली वो होता क्या है वो इनको ऑलरेडी बहुत अच्छे से क्लियर था।
आई स्टूड फर्स्ट क्लास फर्स्ट थ्रू आउट आफ्टर दैट। और हमेशा आर्किटेक्चर में वो हमेशा फर्स्ट आए, हर ईयर वही थे जो टॉप करते थे। आई बिलीव दैट ऑल दिस अंडरस्टैंडिंग केम फ्रॉम व्हाट आई यूज्ड टू प्ले एंड डू ड्यूरिंग स्कूल। अब हम भी ये सोच रहे हैं कि भाई ऐसे कैसे, ऐसे थोड़ी ना होता है, तुम्हें आर्किटेक्चर कैसे बचपन से थोड़ी ना पता होता है, तो कुछ तो होगा जिससे सीखे वो ये सारी चीज़ें। तो वो बोलते हैं इसके पीछे का रीज़न यही है कि जिस तरीके से मैं खेलता था अपने स्कूल में, उसी से मैंने ये सब चीज़ें सीखी हैं। आई हैड अ फ्रेंड कॉल्ड बहराम दिवेचा। तो वो अपनी एक स्टोरी सुना रहे हैं कि मेरा एक दोस्त था, उसका नाम था बहराम दिवेचा। वी यूज्ड टू हैव कॉम्पिटिशन्स बिटवीन अस फॉर डिजाइनिंग फोर्ट्स, गन्स एंड एम्यूनिशन। तो वो बोलते हैं हम दोनों एक दूसरे के बीच में एक कॉम्पिटिशन रखते थे कि चलो भाई अपन ड्रॉ करते हैं क्या, जैसे फोर्ट्स बनाते हैं अपन, ठीक है, किले वगैरह बनाते हैं, गन्स बनाते थे हम, बंदूक बनाते थे, एम्यूनिशन जो बम बारूद जो होता है गोले, उसको बोलते हैं एम्यूनिशन। वो सारी चीजें हम ड्रॉ करते थे एंड वी यूज्ड टू हैव अ कॉम्पिटिशन बिटवीन अस। ईच ऑफ अस वुड डिजाइन समथिंग इन एन एफर्ट टू बी डिफरेंट। और हम दोनों एक दूसरे से जीतने के लिए कुछ अलग बनाने की कोशिश करते थे, कुछ एक डिफरेंट ड्रॉ करने की कोशिश करते थे। एंड दिस इज हाउ यू ऑलरेडी आर्किटेक्चर ही कर रहे थे। वो स्पेसिफिकली टर्म नहीं पता था उनको, बट यस ही वाज इनडायरेक्टली डूइंग दैट ओनली ड्यूरिंग हिज स्कूल डेज इटसेल्फ. In school, when I was in the second or third standard, one of my teachers, Mrs. Gupta, saw my sketches and told me. तो बचपन से ही ये ड्राइंग कर रहे हैं और अराउंड या तो ये सेकंड में थे या थर्ड क्लास में थे जब इनकी एक टीचर थी जिनका नाम क्या था, मिसेस गुप्ता. उन्होंने इनके स्केचेस या ड्राइंग्स देख के बोला था, हफीज कॉन्ट्रैक्टर को बोला था, सी यू आर अ यूजलेस इन एवरीथिंग एल्स बट योर स्केचेस आर गुड. तो वो बोलती है तुम हर एक चीज में बिल्कुल यूजलेस हो, कोई काम के नहीं हो, बट येस तुम्हारी ड्राइंग बहुत अच्छी है, तुम्हारे स्केचेस बहुत अच्छे हैं. व्हेन यू ग्रो अप यू बिकम एन आर्किटेक्ट. और तभी उन्होंने बोल दिया था कि जब तुम बड़े हो गए ना तो तुम एक आर्किटेक्ट बन जाना, बिकॉज तुम्हें कुछ नहीं आता पर तुम्हारी ड्राइंग्स बहुत अच्छी है, तुम्हारी ड्राइंग करना बहुत अच्छे से आता है. आई डिड नॉट नो एट द टाइम बट शी वॉज राइट. ऑब्वियसली थर्ड स्टैंडर्ड में किसको पता होता है आर्किटेक्चर के बारे में. तो वो बोलते हैं मुझे उस वक्त तो नहीं पता था कि ये सब चीज़ें क्या हैं या मैं ऐसा कुछ करूंगा, बट अब मुझे रियलाइज होता है कि येस शी वॉज राइट इन टेलिंग मी और एडवाइजिंग मी दैट यू बी एन आर्किटेक्ट व्हेन यू ग्रो अप. Later after I became an architect, I went back to meet her and tell her. और बोलते हैं जैसे ही मैं आर्किटेक्ट बन गया तो मैं उनसे मिलने गया और उनको बताया कि देखो मैं आर्किटेक्ट बन गया. सो यहाँ पे ना एक छोटी सी चीज़ है जो हम देखने को मिलती है कि स्कूल सिस्टम में होता क्या है ना, वेदर इफ अ स्टूडेंट इज़ वेरी गुड अकेडमिकली तो उसको फिर बाकी चीज़ों में भी एनकरेजमेंट मिलता है, यस वेरी गुड गोइंग. बट अगर कोई बच्चा है जो सभी में फेल हो जाए और ड्राइंग में A+ ले आए तो क्या उसकी कोई एनकरेजमेंट मिलती है? नहीं मिलती. बट अगर सही एक स्कूल सिस्टम अगर सही बनाया जाए तो कैसा होना चाहिए कि बच्चा जिस फील्ड में अच्छा उसको उसी में आगे लेके जाया करें. क्योंकि ये सब चीज़ें जो होती हैं कि परसेंटेज देन एवरीथिंग, इसकी वजह से एक तो प्रेशर बिल्डअप होता है, दूसरी बात बच्चे में जो स्किल्स हैं वो कहीं ना कहीं पॉलिश नहीं हो पाती, उभर के नहीं आ पाती. और ये चीज़ बच्चा खुद तो देख नहीं पाएगा, यस उसके पेरेंट्स उसके टीचर को ये देखना पड़ेगा एंड दे शुड डेफिनेटली एनकरेज दिस. सो यू मे गेट अ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन इन दिस चैप्टर कि आपके हिसाब से व्हाट शुड बी अ स्कूल सिस्टम लाइक. ऐसा एक क्वेश्चन है भी आपके NCERT क्वेश्चन में कि किस तरीके से एजुकेशन होनी चाहिए आपके हिसाब से. आप बच्चे को कैसे पॉलिश करो, कैसे उसके स्किल सेट्स को हम उभार सकते हैं व्हेन ही इज इन स्कूल. सो दिस इज हाउ उनके टीचर ने पहले ही देख लिया था कि इसकी ड्राइंग अच्छी है तो इसको कुछ ड्राइंग फील्ड में जाना चाहिए एंड यू बी बेटर एन आर्किटेक्ट. वो उन्होंने ऑलरेडी इसको एडवाइस किया था. डन, ऑल राइट. Then she asked the next question, why do you think you did not like studies? Was it because you felt you could not cope, could not deal with the curriculum? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया उन्होंने. वो बोलती हैं आपके हिसाब से क्या वो रीज़न था जिससे आपको पढ़ाई पसंद नहीं थी. अब देखो कोई चीज़ अगर हमें पसंद नहीं है तो उसका पर्टिकुलर रीज़न ज़रूर होता है, एक स्पेसिफिक रीज़न, राइट. तो वो उन्होंने पूछा कि आपके हिसाब से आपको पढ़ाई करना पसंद क्यों नहीं था, उसका मतलब रीज़न क्या था. ऐसा कुछ था कि आप उससे उभर नहीं पाते थे, यू कुड नॉट कोप इट, यानी यू कुड नॉट मैनेज इट, डील विद इट, आपको पता ही नहीं था कैसे करूँ. या फिर यू कुड नॉट डील विद द करिकुलम, जो सिलेबस है या स्कूल सब्जेक्ट्स हैं वो चीज़ें आपको समझ नहीं आती थी, आप उससे डील नहीं कर पाते थे. तो रीज़न क्या था, आपको स्टडीज से डील करने में प्रॉब्लम होती थी, आपको सिलेबस से डील करने में प्रॉब्लम होती थी. He answered, I was very bad at languages. I'm very upset to see this. तो वो बोलते हैं कि मैं जो लैंग्वेजेस हैं जैसे ये हिंदी इंग्लिश वगैरह हो जाता है, फ्रेंच जर्मन वगैरह हो गया, मैं इसमें बहुत गंदा था, मुझे लैंग्वेजेस बिल्कुल समझ नहीं आती थी. साइंस एंड ज्योग्राफी आई कुड डील विथ, मैथ्स वॉज वेरी बैड. अगेन प्रिंसर इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी सैड आफ्टर लिसनिंग टू दिस. तो वो बोलते हैं कि साइंस और ज्योग्राफी भी ठीक था, वो समझ आता था मुझे, बट मुझे मैथ्स भी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, वो बहुत गंदी थी. आई जस्ट वॉज नॉट इंटरेस्टेड. तो वो बोलते हैं मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, लाइक मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं आता था, इसीलिए मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं था. आई वॉज स्टडिंग फॉर द सेक ऑफ स्टडिंग.
बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, वेरी डीप लाइन, कि मैं सिर्फ इसलिए पढ़ रहा था क्योंकि मुझे पढ़ना पड़ा था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे मजा आ रहा था, आई वॉज इंटरेस्टेड, या ऐसा कुछ नहीं। मुझे क्योंकि पढ़ना पड़ता था, भाई जरूरी है लाइफ के लिए पढ़ना, इसीलिए मैं पढ़ाई कर रहा था, उसके अलावा और कोई मोटिव नहीं था। वॉट दे टॉट मी टूडे आई वुड फॉरगेट आफ्टर 2 days। यानी मुझे वो आज पढ़ाते थे जो, मैं अगले 2 दिन भूल जाता था। मुझे कुछ याद नहीं रहता था कि मैं क्या करूं भाई, ये जानकर कि कौन कब पैदा हुआ, कब क्या हुआ, क्यों बैटल हुआ, कब चीज क्या डिजाइन हुई। तो ये सब चीजें मैं 2 दिन के अंदर अंदर भूल जाता था। आई वुड नॉट बॉदर बिकॉज देयर वॉज नो एप्लीकेशन ऑफ माइंड देयर टू बिगिन विथ। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू नो, इफ we see exactly what exactly should be education, it should be which is very much needed प्रैक्टिकली इन लाइफ, राइट। जैसे अगर हम लैंग्वेज की बात करें, अगर आप अपनी ये चैप्टर्स की बात करते हो, तो जरूरी नहीं आप ये एग्जाम में आंसर्स इसके रटे हुए लिख रहे हो, आपको पता होना चाहिए इनका नाम क्या है, तो ही चीजें नहीं। आप अगर ये जो वैल्यू है ना वो सीख गए, इट मीन्स दैट इज समथिंग जो एक एजुकेशन है रियल, जो आप प्रैक्टिकली अप्लाई कर पाओ, आपकी वैल्यूज बिल्डअप हो रही है, आप एज अ पर्सन अगर अच्छे से चेंज हो रहे हो। इफ यू हैव टू लाइक यूज ऑल द कॉन्सेप्ट्स प्रैक्टिकली इन द लाइफ, अगर आप उसको अप्लाई कर पा रहे हो, उसके एप्लीकेशंस हैं जहां पे आप दिमाग यूज कर पा रहे हो, देन दैट इज समथिंग विच इज रियल एजुकेशन। तो वही चीज थी उनकी कि उनको लगता था कि मैं ये सब चीजों से कोई मुझे फर्क ही नहीं पड़ता था, बिकॉज इसका कोई एप्लीकेशन ही नहीं था रियल लाइफ में। तो मैं 2 दिन बाद भूल जाता था वो जो कुछ भी पढ़ाते थे। Then she asked, did you think that what they taught in school was boring, or did you feel that once you understood the concept of what was being taught, you lost interest in the rest of the lesson? तो वो बोलती हैं कि ऐसा कुछ था कि जिस तरीके से आपको स्कूल में पढ़ाया जाता था वो बहुत बोरिंग था, इसीलिए आपको अच्छा नहीं लगता था, या फिर ऐसा कुछ था कि जैसे ही आपको पता चल जाता था कि हम पढ़ने क्या वाले हैं, लाइक व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी, जैसे आपको वो चीज समझ जाती थी तो आपका इंटरेस्ट ही चला जाता था कि भाई इस लेसन में कोई काम की चीज ही नहीं होगी। तो आपका क्या रिएक्शन था? जैसे जब हम चैप्टर स्टार्ट करते तो मैं आपको बताती हूँ ना बेसिकली कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, एग्जैक्टली क्या चीज सीखने को मिलेगी। अगर आपको वो इंटरेस्टिंग लगेगा तो आप चैप्टर पढ़ोगे, आप आगे देखोगे, राइट। सिमिलरली इनसे भी एक क्वेश्चन किया कि मे बी टीचर्स बड़े बोरिंग तरीके से पढ़ाती थी इसलिए आपको इंटरेस्ट नहीं था, या फिर आपको पता चल जाता था कि एग्जैक्टली इसमें क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है, इसीलिए आप आगे पढ़ना नहीं पसंद करते थे। सो ही आंसर्ड, लिविंग इन अ बोर्डिंग स्कूल इज डिफिकल्ट। सो ही वाज लिविंग इन अ बोर्डिंग स्कूल, क्लियर ही अभी तक कि सैटरडे को अलाउ है मूवी देखना एंड एवरीथिंग। तो वो हॉस्टल में स्टे कर रहे थे एंड देन ही यूज्ड टू गो टू दैट पर्टिकुलर स्कूल ओनली, एंड इट इज़ डिफिकल्ट। बोर्डिंग स्कूल के नाम से बच्चों को डराया जाता है बिकॉज पेरेंट्स से दूर रहना इस एज में बहुत डिफिकल्ट होता है, इट्स नॉट ईजी। लाइक लगता है कभी कभी कि यू नो काश हम कहीं और रहते, या वी शुड बी आउट ऑफ द सिटी, वी शुड लाइक लिव अवे फ्रॉम आवर पेरेंट्स, ऐसा लगता है, बट इट इज़ नॉट ईजी। इट्स लाइक साउंड्स वेरी नाइस बट बहुत डिफिकल्ट चीज़ है। एंड वी वर जस्ट लिविंग फ्रॉम डे टू डे, और वो बोल रहे हैं हम तो भाई ऐसे ही कर रहे थे, अब हर दिन काटना पड़ रहा था, तो इस तरीके से हम रह रहे थे। नाउ डेज देर आर सो मेनी टेस्ट। Back then, whenever we had tests, we used to just copy. The teacher thought that we had done our work. बोलते जैसे आजकल हर दूसरे दिन कोई टेस्ट हो जाता है, सरप्राइज टेस्ट हो जाते हैं, हमारी कितनी चीजें होती है, राइट। बट उनके टाइम पे ऐसा नहीं था। कभी कभी टेस्ट होते थे और उस टेस्ट में ये कॉपी करके पास हो जाते थे और टीचर को लगता था हाँ बढ़िया बढ़िया काम किया है। बट आजकल क्या होता है, आजकल तो वाइवा होने लगे हैं, प्रैक्टिकल चीजें होने लगी हैं, तो इससे पता चल जाता है बच्चा कितना समझा है। बट तब क्या होता था, सीधे क्वेश्चन पेपर दिया और ये कॉपी करके पास हो जाते थे, दैट्स इट। Then she asked, there is a contention that giftedness and learning disabilities go hand in hand. Do you think this applies to you? तो वो बोलती है ऐसा माना जाता है, ऐसा लोगों का सोचना है कि एक जो गिफ्टेडनेस होती है, यानी हैविंग अ स्पेशल एबिलिटी, एक जो ऑलरेडी आप में एक स्किल है, जैसे कोई बच्चे जो होते हैं आजकल के 3-3 साल के 4-4 साल के इतने अच्छे डांसर होते हैं, इतने अच्छे सिंगर होते हैं, तो क्या बोलते हैं गॉड गिफ्टेड है, राइट। इसमें ऑलरेडी वो एबिलिटी है। तो वो यही बोल रही हैं कि अगर यू नो ये जो एबिलिटी या जो कैपेबिलिटी होती है वो, और दूसरी चीज़ जो लर्निंग डिसेबिलिटी है, यानी जो बच्चे पढ़ नहीं पाते अच्छे से, जिनको चीज़ें समझ नहीं आती, वो एक साथ जाती है। तो क्या आपका भी यही मानना है कि जो बच्चे यू नो अच्छे से पढ़ नहीं पाते अकेडमिकली, वो आगे जाके उनमें एक स्किल तो होती है, बहुत अच्छी सी स्किल होती है, और जिसकी वजह से बहुत आगे बढ़ जाते हैं। डू यू थिंक दिस अप्लाइज टू यू? तो वो बोलते क्या ये आपके साथ भी सही है, बिकॉज आपका भी वही केस है, आप पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं थे, पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, बट यस आप रॉक कर रहे हो इन आर्किटेक्चर। तो क्या आपके साथ भी यही चीज़ या यही कंटेंशन फॉलो होता है? He answered, well, take some students from my class. Those who always stood first or second are today doing very ordinary jobs. तो वो बोलते हैं कि मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, जैसे मेरे क्लास में जो बच्चे हमेशा फर्स्ट आते थे या सेकंड आते थे, जो टॉपर्स थे, वो अभी बहुत मामूली सी जॉब्स कर रहे हैं, शायद उनको कोई जानता भी नहीं होगा, जिनको एक्सपेक्ट किया जा रहा था, उनके टीचर्स भी सोचते होंगे यार ये आगे जाके बहुत बड़ा आदमी बनेगा, और ऐसा मैंने भी बहुत देखा है, ठीक है। तो यही होता था कि वो बोल रही है कि जो फर्स्ट या सेकंड आते थे मेरी क्लास में, वो तो बहुत नॉर्मल सी जॉब्स कर रहे हैं, ठीक है। तो अनडायरेक्टली वो समवेयर गिविंग द आंसर, आई गेस, कि हाँ मे बी ये सही है, राइट। तो ज़रूरी नहीं है अगर आप टॉप नहीं करते तो आप कुछ नहीं करोगे लाइफ में। यस, अगर आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं आपके, आप इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करो, आपको पता है आप पे क्या अच्छी स्किल्स हैं, देन डेफिनेटली विल डू अ लॉट इन योर लाइफ। देन शी आंसर क्वेश्चन,
I have come across this situation in so many different places where people tell me that their class toppers are doing very ordinarily today. तो वो भी इनको एक चीज़ बताती हैं कि मैं भी ऐसा बहुत बार सुन चुकी हूँ, यहाँ पे बहुत सी ऐसी सिचुएशंस में आई हूँ जहाँ पे मुझे लोग बोलते हैं कि उनके यहाँ पे क्लास में जो भी टॉपर्स थे वो बड़े ऑर्डिनरी जॉब्स कर रहे हैं या बड़ी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, ऐसा कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी वो नहीं कर रहे हैं जैसे कि वो स्कूल में स्कोर करते थे. He answered, in school I think living our lives there made us street smart. I have learned more by doing what I did on my own than what academics would have taught me. तो वो बोलते हैं कि स्कूल में जो हमारी लाइफ थी, जो हम जी रहे थे जिस तरीके की लाइफ, वो जो है that has made us street smart. What is street smart? Smart by doing things independent by choice rather than फोर्स. यानी कि हम अपनी मर्जी से जो भी चीज़ें करते थे ना स्कूल में, उससे हम सीखे हैं बहुत चीज़ें, यानी हम इंडिपेंडेंट बने कहीं ना कहीं, ऐसा मेरा मानना है, यानी हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर का मानना था. आई हैव लर्न मोर बाय डूइंग व्हाट आई डिड. तो जो चीज़ें मैं अपनी मर्जी से करता था, अपने आप से करता था ना, वो चीज़ें मुझे ज़्यादा अच्छे से समझ आती थी, या वो चीज़ों से मैंने बहुत ज़्यादा सीखा है, रादर देन व्हाट एकेडमिक्स वुड हैव टॉट मी. बल्कि अगर मैं सिर्फ स्कूल की बुक्स पढ़ता रहता तो मैं उससे नहीं सीखता, बल्कि मैंने जो खुद किया, मैंने जो कंपटीशन किया अपने दोस्त के साथ, मैं जो खेलता था, मैं खुद इंडल्ज होता था एक्टिविटीज़ में, उससे मैं ज़्यादा सीखा था अपनी लाइफ में, रादर देन मैं सिर्फ बुक्स पढ़ता रह जाता तो मैं शायद कुछ नहीं सीखता. Then she asked, that is because the personality and skills were there. You were able to find expression in a manner you were comfortable with and you defied every rule so that nobody would stop you from doing what you needed to. तो वो बोलती हैं कि ये इसीलिए था because तुम में personality थी और तुम में skills थी, ठीक है, you had those capabilities, those potential in you, इसीलिए तुम वो चीज़ें करते थे. वो personality थी कि तुम सिर्फ बैठे नहीं रह गए, तुम खुद आगे बढ़ के इन सब चीज़ों में participate करते थे. You were able to find expression in a manner you were comfortable. यानी जिस चीज़ में तुम कंफर्टेबल थे, जो चीज़ें तुम्हें सही लगती थी करना, तुमने उसी में वही चीज़ में तुम इंडल्ज हुए, तो ये तुम्हारी पर्सनालिटी थी. एंड यू डिफाइड एवरी रूल. डिफाइड मीन्स ब्रोक इंस्टिंक्टिवली, नेचुरली, नॉट कमिंग फ्रॉम ट्रेनिंग और बेस्ड ऑन रीजनिंग. यानी कि खुद ब खुद अंदरूनी ही एक तुम्हारा फील आता था तुमको कि तुमको ये सब चीज़ें जो है, रूल्स वगैरह जो हैं, वो सब तुम्हें नहीं फॉलो करने हैं. एंड यूज टू डू व्हाट यू वांटेड टू डू सो दैट नोबडी वुड स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग व्हाट यू नीडेड टू डू. ताकि तुम्हें कोई स्टॉप नहीं कर सकता था, रोक नहीं सकता था. अगर हम ऐसे पर्सन होते जो वही करते, जो लोग बताते हैं, जो रीजन देते हैं, जो लॉजिकल होता है, तो फिर हम अपनी मर्जी की चीजें नहीं कर पाते. बट हफीज कॉन्ट्रैक्टर का क्या था, उनमें एक बात थी कि उनको पता था उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है. दैट्स व्हाई यूज्ड टू डू इट विदाउट इवन गेटिंग स्टॉप्ड बाय द पीपल, विदाउट बीइंग फोर्स्ड और समथिंग. तो फ्रॉम विद इन आती थी उनकी चीजें, इसीलिए वो इतना कुछ कर पाए. क्लियर? ऑल राइट. नेक्स्ट वो पूछती हैं, नेक्स्ट वो बताते हैं, सॉरी, आई वॉज मोर इंटरेस्टेड इन अदर थिंग्स. इफ फॉर एग्जाम्पल वाइल इन क्लास इट स्टार्टेड रेनिंग आउटसाइड, आई वुड थिंक ऑफ द फ्लोइंग वाटर एंड हाउ टू बिल्ड अ डैम टू ब्लॉक इट. तो वो बोलते हैं कि क्योंकि मैं बहुत दूसरी चीज़ों में बड़ा इंटरेस्टेड था. जैसे कि वो एग्जाम्पल देते हैं कि अगर क्लास के बाहर बारिश हो रही है और पानी जो है बह रहा है, ठीक है, तो मैं यही सोचता था कि कैसे एक डैम बना सकते हैं जिससे इस पानी को बहने से रोकें, या फिर इसका भी यूज़ हो जाए. तो इस तरीके से मैं सोचता था, ये सब अलग चीज़ें सोचता था. मैं सिर्फ वही नहीं कर रहा था जो बुक में दिया हुआ था. आई would be thinking about the flow of water within the dam and how much of water the dam would be able to hold. That was my interest for the day. तो बोलते फिर मैं पूरा दिन यही सोचता था कि वो पानी को मैं कैसे ब्लॉक कर सकता हूँ डैम बना के, कितना पानी उस डैम में आ पाएगा. तो मैं पूरा दिन उसी में सोचता था. तो ही यूज्ड टू थिंक, वेरी इंपॉर्टेंट. जब तक सोचोगे नहीं तो चीज़ें कहाँ से होंगी. तो वही चीज़ वो बोल रहे हैं, क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी में था कि मैं सिर्फ चीज़ें रट नहीं रहा था जो ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट होकर चीज़ें प्रूव हो चुकी है, सिर्फ उसको ही पढ़ नहीं रहा था, बल्कि मैं खुद अपना कुछ सोचता था कि मैं कैसे डैम बनाऊँ, कैसे इन चीज़ों को रोक सकता हूँ, कैसे कितना फ्लोइंग वाटर आएगा इसमें. तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली वो अपनी लाइफ जी रहे थे. दैट्स व्हाई ही कुड थिंक एंड ही इज व्हाट ही इज राइट नाउ. सो दिस इज हाउ ही टेल्स दैट ही वाज डिफरेंट फ्रॉम द अदर स्टूडेंट्स, स्पेसिफिकली द टॉपर्स ऑफ द क्लास. क्लियर? ऑल राइट. Then he said when students lost a button while playing or fighting, they would come running to me and I would cut a button for them from chalk using a blade. तो वो बोलते हैं कि वो ये सब चीज़ें ऐसे करते थे, जैसे उन्होंने एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया है कि जब भी उनकी क्लास में बच्चों के बटन्स जो होते हैं टी शर्ट के, यूनिफॉर्म के, वो घूम जाते थे. तो ये क्या करते थे बच्चे, वो इनके पास आते थे भागते हुए. और क्या करने के लिए आते थे ये, वाइल प्लेइंग और फाइटिंग दे वुड कम रनिंग टू मी. यानी जैसे खेलते खेलते या एक दूसरे से लड़ते लड़ते बच्चों के बटन्स वगैरह टूट जाते थे या घूम जाते थे. तो ये हफीज कॉन्ट्रैक्टर के पास जाते थे और वो क्या करते थे, बड़े क्रिएटिवली वो चौक में से ब्लेड की मदद से बटन कट करते थे. ऑब्वियसली बटन का शेप कट हो सकता है, राइट, और फिर वो लगा देते थे टी शर्ट में, तो टीचर को लगता था यूनिफॉर्म कंप्लीट है, दैट्स इट. तो इस तरीके से वो पहले से ही बहुत ज़्यादा क्रिएटिव थे. डिसिप्लिन इन द स्कूल वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड नो स्टूडेंट कैन अफोर्ड टू हैव अ बटन मिसिंग.
स्कूल डेज याद आ गए, राइट? नेल्स प्रॉपरली कट होने चाहिए, ट्रिम्ड होने चाहिए, बटन्स प्रॉपर होने चाहिए, हेयर शुड बी लाइक ऑयल्ड एंड टाइड प्रॉपरली, देन यूनिफॉर्म शुड बी क्लीन। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं स्कूल लाइफ में, राइट? तो वो बोलते हैं डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था हमारे यहाँ पर, और यूनिफॉर्म में बटन का खो जाना कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता, बिकॉज दे कुड हैव बीन पनिश्ड। तो इस तरीके से बच्चे इनके पास आते थे और ये बड़े क्रिएटिवली चौक से बटन बनाकर उनके यूनिफॉर्म में टक इन कर देते थे। द स्टूडेंट वुड गेट पास्ट डिनर विद अ फुल नीट यूनिफॉर्म एंड आफ्टर दैट इट डिड नॉट मैटर। तो वो बोलते हैं ऑब्वियसली अगर यूनिफॉर्म क्लियर होती थी तो एवरीथिंग वाज डन, ही वुड गेट द परफेक्ट डिनर एंड मील एंड एवरीथिंग, एंड क्या उसके बाद चीज़ें हो गई भाई, काम हो गया, बटन से चौक से हो गया। तो इस तरीके से चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट ऑफ कह सकते हो सॉर्ट आउट हो जाती थी। सो ही वॉज वेरी क्रिएटिव, बिकॉज ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा, लाइक आई हैव नेवर सीन समवन चॉक से बटन बनाते हुए। सो ही यूज्ड टू डू थिंग्स, ही नेवर यूज्ड टू जस्ट रीड थिंग्स, just do what teacher said, just be forced to follow the academic things, but yes, he used to creatively, practically live his life. Then the next question came to him was, coming to the present, how do you decide as to what kind of structure do you want to give a client? तो वो बोलते हैं अभी जैसे आप आर्किटेक्ट हो तो अभी आप कैसे डिसाइड करते हो कि किस क्लाइंट को आपको किस तरीके का स्ट्रक्चर देना है, कैसा लेआउट बनाना है, कैसा एक बोल सकते हैं कि एक कैसी डिज़ाइन बनानी है फॉर द क्लाइंट, जो भी वो चीज़ें बनवाना चाहते हैं। He answers, I look at the client's face, his clothes, the way he talks and pronounces, the way he eats, and I would know what his taste be like. दिस पर्सन इज समवन डिफरेंट भाई, ऐसा नहीं होता है, राइट? बट ये क्या करते हैं, ये उस पर्सन का फेस देखते हैं, उस क्लाइंट का चेहरा देखते हैं, उसके कपड़े देखते हैं, किस तरीके से वो बात कर रहा है, किस तरीके से उसका प्रोनाउंसिएशन है, यानी कि लैंग्वेज कितनी क्लियर है, किस तरीके से उसका वे ऑफ टॉकिंग है, देन किस तरीके से वो खाना खाता है। ये सब चीज़ें देखकर वो उसका टेस्ट पहचान लेते हैं। टेस्ट इन द सेंस कि उसको क्या पसंद आएगा, उसको किस तरीके की बिल्डिंग पसंद आएगी, किस तरीके का मॉल पसंद आएगा, जो भी वो बनवाना चाहते हैं। आई कैन रिलेट टू पीपल इन अ वे दैट वुड बी कंफर्टेबल। तो बोलते मेरे हिसाब से मैं लोगों से वैसे ही रिलेट करता हूँ जैसे कि वो कंफर्टेबल हो, वो खुद भी और मैं भी। तो ये मेरा तरीका होता है, ऑब्जर्व थिंग्स एंड देन आई जस्ट plan out according to that the design required by the client. I sketch very spontaneously on a paper on the spot. That paper I give to my people in the office. तो वो बोलते हैं मैं उसी वक्त मतलब ऑब्जर्व करते करते बहुत जल्दी स्पॉन्टेनियसली उसी वक्त इमीडिएटली आई जस्ट स्केच द थिंग ऑन द पेपर, और वो मेरे ऑफिस में जितने भी लोग हैं ना, लाइक 350 एम्प्लॉयज हमने देखा, मैं उनको दे देता हूँ। तो इस तरीके से क्या होता है, जिसका जो डिपार्टमेंट होता है वो उस तरीके से उस डिजाइन पे बेस्ड काम करते हैं। सो ही इज नॉट लाइक कि वो पूछते हैं हाँ बताइए आपको कितने दरवाजे चाहिए, क्या कलर चाहिए एंड ऑल, नहीं, वो उस इंसान को ऑब्जर्व करके खुद ही डिजाइन बना लेते हैं एंड स्पॉन्टेनियसली वो उसको ड्रॉ करते हैं और अपने ऑफिस पीपल को हैंड ओवर कर देते हैं। Then she asked, sorry, you do it instinctively? So she was shocked to see this or hear this. So she was like, कि आप उसको उसी वक्त कर लेते हो? Instinctively means naturally, not coming from training or based on reasoning. तो आप उसको खुद ही कर लेते हो, मतलब ये खुद से ही आया है कि ऐसा करना है मुझे। He answered, call it instinct, call it arithmetic, whatever. वो बोलते हैं या तो आप इसको इंस्टिंक्ट बोल लो कि मुझे खुद ब खुद ऐसे लग जाता है कि एक होता है ना कि ये मुझे ऐसा फील हो रहा है, मतलब कुछ गलत होने वाला है, मेरे को ऐसे फील हो रहा है, ये सही नहीं है या ये सही है, राइट? उसे कहते हैं इंस्टिंक्ट। दूसरी बात बोलते हैं या फिर इसको अरिथमेटिक बोल लो, या फिर ये जो मेजरमेंट्स वगैरह है, जो ट्रेनिंग है, उसको बोल लो, वट एवर यू कॉल इट, आई डोंट नो, मतलब मैं ऐसे करता हूँ। नाउ इट कम्स टू बी लाइक मैथमेटिक्स। वो बोलते हैं मुझे अब ये मैथ्स की तरह दिखता है, जिससे इनको शिवरिंग होती थी, इनको मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं था, बट बोलते हैं मेरे लिए अब ये मैथ्स बन चुका है। पुटिंग डिजाइन, अब उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है इनके लिए, अब मैथमेटिक्स क्या है, डिजाइन बनाना, कंस्ट्रक्शन, उसको फिर कंस्ट्रक्ट करना, यानी उसको पूरा तरीके से ढालना उस डिजाइन को रियल लाइफ में, साइकोलॉजी, सोच विचार करना, सामने वाले को ऑब्जर्व करना, किस तरीके से इसको चीज चाहिए, सोशियोलॉजी टुगेदर, और सोशियोलॉजी जो है लाइक हाउ ही हैज टू मिंगल विद पीपल, हाउ इज टू डील विद देयर टीम वर्क, एवरीथिंग। तो वो बोलते हैं ये सब चीजें जो हैं एक साथ मेरे लिए, अब ये मेरे लिए मैथ्स की रियल डेफिनेशन है कि इसको किस तरीके से यूज करना है इन रियल लाइफ, एंड मेकिंग अ स्केच फ्रॉम ऑल दैट इज मैथमेटिक्स। तो वो बोलते हैं इन सब चीजों को यूज करके जो स्केच बनाना, फाइनली जो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना, दिस इज व्हाट इज मैथमेटिक्स फॉर मी। यानी मैथ्स क्या है, इट्स प्रैक्टिकल, राइट? सिर्फ रट लेने से एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ट्रायंगल क्या होता है, इससे कुछ नहीं होने वाला। अगर आप उसको रियल लाइफ में यूज कर सकते हो, इफ यू नो हाउ टू लाइक मेजर, अच्छा ठीक है इसको शेप का बोलते हैं, इसका ऐसे इतना चाहिए, इतना गार्डन फेंस होना चाहिए, जो क्वेश्चन हम करते हैं, राइट? तो इस तरीके से वो बोलते हैं कि ये सब चीजें हैं मेरे लिए मैथमेटिक्स, क्लियर? एंड दिस इज हाउ आई अप्लाई इट इनटू माय रियल लाइफ। डन? ऑल राइट। Then he says, here we almost come to a full circle where Mr. Contractor has derived its own interpretation of mathematics, taking it from a subject he hated to a subject he now loves
डीलिंग विद। तो यहाँ पे एंड ऑफ द इंटरव्यू है सॉर्ट ऑफ, वो बोलते हैं कि ऐसे ही मिस्टर कॉन्ट्रैक्टर का सोचना था कि कैसे ही डिराइव्ड हिज ओन इंटरप्रिटेशन ऑफ मैथमेटिक्स। हर किसी का अपना इंटरप्रिटेशन होता है, जैसे आपके लिए मैथमेटिक्स क्या है वो डिफरेंट होगा, आपके फ्रेंड के लिए मैथमेटिक्स क्या है वो डिफरेंट होगा, ऐसे ही इनके लिए एक अलग ही सोचना था, मतलब ऐसा हमने भी कभी नहीं सुना होगा। एंड अब वो सब्जेक्ट जिसको वो हेट करते थे, अब इसी चीज़ को वो बहुत पसंद करते हैं। ही लव्स दिस सब्जेक्ट बिकॉज उन्होंने अपने तरीके से उसको इंटरप्रेट किया है, एंड दिस इज वॉट ही इज डूइंग विद और डीलिंग विद राइट नाउ, एंड ही लव्स to do it. That is architecture, which involves a lot of mathematics, not only like the formulae or the digits or everything, but everything else like sociology, psychology, design, construction. All these things are together what is mathematics for this person, that is Hafiz Contractor, and this is his interpretation, which is very different. और इसी तरीके से वो चीज़ जो उनको बिल्कुल पसंद नहीं आती थी अब उनको बहुत पसंद है, और यही चीज़ है जो उनको पसंद है, इनफैक्ट ऐसा कहना चाहिए। डन, ऑल राइट। So with this we come to an end of the chapter and a very 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 interesting interview. I loved it. Like कितना सीखने को मिलता है ना, because आप जब रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देखते हो, आपके सामने चीज़ें होते हुए दिखती हैं आपको कि हाँ ऐसे पॉसिबल है, देन काइंड ऑफ वो एक होप, वो एक मोटिवेशन, वो एक एनकरेजमेंट, इंस्पिरेशन बहुत अच्छे से बोल सकते हैं राइज करता है हमारे अंदर, राइट। सो नाउ वी गेट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द ट्रेजर विद इन। चैप्टर का नाम बहुत ही ब्यूटिफुली दिया हुआ है, इट्स अ वेरी अप्रोप्रिएट, वेरी सिग्निफिकेंट, वेरी जस्टिफिएबल, क्योंकि ये जो चीज़ बोली द ट्रेजर विद इन वही है, ठीक है ना। वो एक जो चीज़ है, मुझे खजाना है जो हमारे अंदर ही है, बट हमें खुद ढूंढने की ज़रूरत है कि हम एग्जैक्टली क्या बेस्ट कर सकते हैं। लाइक हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर के अंदर जो क्वालिटी थी वो थी कि वो बहुत अच्छे से चीज़ें डिज़ाइन कर लेते थे, ड्राइंग कर लेते थे बेस्ड ऑन जो भी उन्होंने एनालाइज किया, ऑब्जर्व किया रियल लाइफ में, नॉट बेस्ड ऑन द बुक्स ही हैड रेड। एंड ऑल्सो ऐसे ही बहुत से लोग होते हैं जिनको चीज़ें पता नहीं होती, बट धीरे धीरे दे कम टू नो कि यार ये चीज़ है जो मेरे लिए बनी हुई है, फालतू ही मैं इस चीज़ के पीछे भाग रहा था। या फिर जब हम स्कूल में होते हैं हम सिर्फ बुक्स में रह जाते हैं, बल्कि हमें क्या करना चाहिए, हमें एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ पे भी ध्यान देना चाहिए कि क्या पता आप बहुत अच्छे हो क्रिकेट में, आप बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, यू बिकम अ क्रिकेटर, यू गेट वेल नोन लाइक अदर क्रिकेटर्स दैट हैव मेड आवर कंट्री सो प्राउड। वॉट गॉड नोज, अगर आप ऐसा कुछ कर लो, आप बहुत अच्छे डांसर हो, आपको बहुत डिफरेंट स्टेप्स खुद ही क्रिएट करना आती है, यू बिकम अ कोरियोग्राफर, यू बिकम अ सिंगर, कंपोजर, यू बिकम एन आर्टिस्ट, एनीथिंग कुड हैपन, यू बिकम अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, एनीथिंग कैन हैपन। सो ऑल दीज थिंग्स आर पॉसिबल, डेफिनेटली दे आर पॉसिबल, बट यस आपको ढूंढने की कोशिश करनी पड़ेगी वो ट्रेजर दैट इज लाइंग विद इन यू, दैट इज हाइडिंग विद इन यू। यू नीड टू जस्ट पुल दैट कवर फ्रॉम इट and just make it visible to you, and then definitely to the future, to the people outside, and then only you can become a great person. So I just wish you all the best. Maybe आप भी इस तरीके से कोई इंटरव्यू दो, and later in somewhere in the future I also get to read that book कि हाँ ठीक है, people just exit like this. So yes, this is the end of this chapter. I loved it explaining to you guys. I hope आपको भी बहुत अच्छे से ये chapter clear होगा किस तरीके से we have that potential in us, that hidden capability in us. But yes, बस एक वो चीज़ चाहिए कि आप ढूंढो उसको कि आप किस में बेस्ट हो, and then obviously you would just shine and fly with good colors. So let's just hope for the best. So all the best to you guys, and with this we come to an end of this video. But yes, in the next video we are going to see the next topic very soon. Till then, take care of yourself. और इस टॉपिक की नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. Thank you so much for watching. Bye.